सहारा प्रणाम, मैं हूं प्रीति पांडे। बड़ी बहस में आप सबका स्वागत है। विवादित मुद्दे, विपक्ष की चूक। वैसे तो 2022 के पहले हाफ में चुनाव के 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें यूपी सबसे अहम है, क्योंकि यहां विपक्ष को अपनी जीत से ज्यादा बीजेपी की हार का इंतजार लगता है। ये जरूरी भी उनको दिखाई देता है। आखिर 2024 में केंद्र से बीजेपी को आउट करने के लिए विपक्ष को यूपी का विकेट लेना बहुत जरूरी दिख रहा है। लेकिन हो क्या रहा है? राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की पिच पर विपक्ष वाइट बॉल फेंक रहा है। अब बीजेपी को अपनी फेवरेट पिच पर वाइट बॉल मिलेगा तो नतीजा सबको मालूम है। 2 हफ्ते पहले यूपी के सबसे बड़े विपक्ष के मुखिया अखिलेश ने जिन्ना को देश की आजादी दिलाने वाले नायकों में शुमार किया तो बीजेपी को छोड़िए, विपक्ष के कई नेता सन्न रह गए। ओवैसी ने भी तंज कसा कि ये तो प्लेट में सजाकर मुद्दा दे दिया गया। मायावती और कांग्रेस ने इसे नूरा कश्ती करार दिया। अखिलेश का ओवर पिटते ही कांग्रेस ने बारी थामी और यूपी कांग्रेस के एक नहीं 2 नेताओं ने लगातार नो बॉल डाल दी। सलमान खुर्शीद को ऐन चुनाव से 4 महीने पहले हिंदुत्व में दुनिया के 2 खूंखार आतंकी संगठन आईसिस और बोको हरम के लक्षण दिखने लगे तो राशिद अल्वी ने जय श्री राम कहने वाले कुछ राक्षस प्रवृत्ति के भी कह डाले। बचा खुचा काम राहुल गांधी ने शिव की विचारधारा पर कमेंट और हिंदुत्व में कुछ लोग सिखों मुसलमानों पर हमला करने वाले भी कहकर सलमान खुर्शीद की बात पर ही मोहर लगा दी। बीजेपी को बयान लपकना था सो लपक लिया। विपक्ष को भी 2017 का माहौल याद आने लगा, जब बीजेपी ने शमशान और कब्रिस्तान के जरिए यूपी में मतों का ध्रुवीकरण कर 325 सीटें हासिल कर ली थीं। अब कांग्रेस बैकफुट पर है। खुर्शीद और अलवी सफाई दे रहे हैं। अब तक किसान आंदोलन और महंगाई के मुद्दे पर दिमागी मंथन में जुटी बीजेपी के होठों पर मुस्कान आ गई है। बीजेपी को राहत इस पर भी है कि विपक्ष बिखरा हुआ है और कोई किसी से तालमेल नहीं कर रहा। सवाल ये है कि कहीं अपनी चूकों और बड़बोलेपन से विपक्ष खुद अपनी मुश्किलें बढ़ाने में तो नहीं लग गया। यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन चुनावी घमासान पूरे शबाब पर है। यूपी में 21% मुस्लिम वोट को चारा फेंकने में जुटे अखिलेश ने सरदार पटेल की जयंती पर जिन्ना कार्ड खेल दिया और कहा कि सरदार पटेल गांधी जितने आजादी के नायक थे, उतने ही हीरो जिन्ना भी थे। तुष्टीकरण के तीर ने अपना काम कर दिखाया और अखिलेश की चुनावी चाल से जिन्ना पर जुबानी जंग तेज हो गई। बीजेपी ने भी राष्ट्रवाद की अलख को और तेज करने का मन बना लिया है। उधर सनराइज ओवर अयोध्या से वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की वो किताब, जिसका विमोचन पिछले हफ्ते दिल्ली में हुआ है, लेकिन लॉन्च होते ही किताब ने सियासी उबाल पैदा कर दिया। किताब के द सैफरन स्काई नाम के चैप्टर 6 में खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना दुनिया के 2 खूंखार आतंकी संगठनों आईसिस और बोको हरम से कर दी। तो क्या सलमान खुर्शीद हिंदुत्व की विचारधारा को आईसिस और बोको हरम की कट्टरता से जोड़ रहे हैं? उदाहरण तो बहुत से हैं, लेकिन इसी विषय को लेकर के चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी के नेता प्रदीप सिंह, स्वागत है आपका। कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन शर्मा जी, स्वागत है सर आपका भी। स्काइप के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी और राजनीतिक विश्लेषक अविनाश सिंह जी। पटना स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों का। सबसे पहले क्योंकि जब हमने चर्चा शुरू की तो अखिलेश यादव का जिक्र किया, जिन्होंने जिन्ना का जिन्ना न मालूम कहां से ढूंढ निकाला एक बार फिर से, और यूपी चुनाव से पहले भले तुष्टीकरण की राजनीति करने की उनकी नीति रही हो, लेकिन बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया और मुझे लगता है कि ऑक्सीजन भी दे दिया, क्योंकि महंगाई और किसान आंदोलन से वो जूझ रही थी। लेकिन जिन्ना का नाम आते ही उसे एक ऑक्सीजन मिल गया और उसके बाद तो फिर हंगामा होना तय था। मनोज जी, आपका रुख कर रही हूँ, ये अचानक से जिन्ना के जरिए तुष्टीकरण की राजनीति करने निकले थे अखिलेश यादव, या फिर वाइड बॉल के जरिए बीजेपी को छक्का लगाने का मौका दे दिया? ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी ने वो बात कही जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है और सत्य है। अकबर को महान कहा जाता है, लेकिन औरंगजेब के सामने महानता का एक शब्द भी नहीं लगता। वो कितने अच्छे शासक थे, कितने अच्छे नहीं थे, वो बहस का विषय हो सकता है।
समाजवादी पार्टी डरती नहीं है और ना डर के हम कभी राजनीति किए हैं। ये बात जो लगातार मीडिया के द्वारा या बीजेपी के द्वारा ये बात कही जा रही कि हमने मुद्दा दे दिया, हमने मुद्दा नहीं दिया। हमने उस बात को कहा जो बात सत्य है और इस देश के आम जनमानस को, नौजवानों को, युवतियों को और बुजुर्गों को सबको मालूम होनी चाहिए कि इस देश के लिए सही क्या है, गलत क्या है, किसने क्या किया है। क्या बीजेपी जो नया इतिहास लिख रही है प्रीति जी, हम उस पर राजनीति करेंगे क्या? लेकिन सर ओवैसी जो मुस्लिम समुदाय का रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं और यूपी में भी अपनी वो सियासत को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ पर तो कह दिया कि अगर अखिलेश यादव को ये लगता है कि इस तरह की टिप्पणी करके वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को खुश कर लेंगे तो हिंदुस्तान का मुसलमान तो खुद को जिन्ना से कनेक्ट तक नहीं करता, वो बिल्कुल अलग हैं। ये चीज अखिलेश यादव को समझ नहीं आई कि जिन्ना को लेकर के हमारे इतिहास में जिस तरह की बातें दर्ज हैं और जो स्थितियां उसके बाद पनपी थी, ऐसे में जिन्ना बहुत ज्यादा आप लोगों को ऑक्सीजन नहीं देंगे बल्कि ऑक्सीजन खींचने का काम कर लेंगे। प्रीति जी, ओवैसी किसके लिए महत्वपूर्ण है वो बयान आपने सुन चुके हैं। किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उनका वेलकम किया उत्तर प्रदेश के चुनाव में, फिर किस तरह से उनको महत्वपूर्ण बनाया, तमाम सारे मुद्दे और तमाम सारी बातें कह के। समाजवादी पार्टी के लिए ये लोग मुद्दे नहीं है, ये कुछ कहें कुछ करें, समाजवादी पार्टी इस विषय में नहीं पढ़ना चाहती। समाजवादी पार्टी लेकिन क्या पटेल से तुलना, महात्मा गांधी से तुलना, जिन्ना की तुलना जिस तरीके से की गई वो ठीक था सर, तर्कसंगत था? आप बयान सुना दीजिए, अगर किसी से तुलना की गई हो तो निश्चित तौर पर उस बात को कहा उनके समकक्ष तो ला करके रखा ना। इन लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। अगर ये शब्द गलत, मैं भी रिपीट कर रहा हूँ कि जिन्ना हो, पटेल हो, नेहरू हो, बापू हो और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो, चाहे वो अब्दुल कलाम जी हो, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी। चलिए, आप इसे चूक नहीं मान रहे हैं। प्रदीप जी का मैं रुख कर रही हूँ, प्रदीप सिंह जी का रुख कर रही हूँ। प्रदीप जी, आपने मनोज जी को सुना भी, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम तो अभी भी अपनी बात पर कायम है क्योंकि इतिहास में जो है हम वही कह रहे हैं और वो उसको बाकायदा जस्टिफाई करते हुए दिखाई दिया। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बीजेपी ने तो खूब हंगामा भी खड़ा किया इस विषय को लेकर? अब तो ये प्रदेश और देशवासियों से छिपा हुआ नहीं है कि समाजवादी पार्टी अपने जन्म के समय से ही देश विरोधी शक्तियों का सहयोग और साथ लेती रही है, उनका महिमा मंडन करती रही है। तो इसमें नया क्या है? उस पर से आदरणीय यादव जी ने यह भी बोला कि हम किसी से डरते नहीं हैं। अगर डरते नहीं है तो ओवैसी जी से किस बात का डर भाई? सामना करिए। लगी जीप लबलवान है, लगी जीप लबलवान है आपकी। ओवैसी जी से इतना प्यार क्यों आपको? मैं तो एक बात कहता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी ने कुछ गलत कहा तो एफआईआर करा दो ना। हमने राष्ट्र विरोध अगर काम किया तो एफआईआर करा दो हमारी, क्यों नहीं कराते हो? बड़ा अच्छा बहाना है भाई साहब ये कहने का कि एफआईआर करा दो। जनता अपना जो है जब वर्डिक्ट देती है, जब अपना मत देती है तो एफआईआर से ज्यादा असर होता है। एफआईआर तो एक मुद्दा मिल जाएगा भटकाने का, जनता अच्छी तरह से समझ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसीलिए जिन्ना को उठा के आप ले आए महिमा मंडन करने के लिए। वो सस्ता पेट्रोल डीजल दिलाते हैं क्या? यही तो आप पर आरोप लग रहे हैं कि जहां बीजेपी जूझ रही थी इन विषयों से और जवाब देते नहीं बन रहा था, चुनाव में जाहिर तौर पर इसका असर भी दिखता जनता के वोट में। आपने बैठे बिठाए फिर से वही मुद्दा दे दिया जो कहीं दब गया था। डेवलपमेंट की स्लो रफ्तार, इन्हीं मुद्दों पे चुनाव होने जा रहा है। आप इन सब मुद्दे, इन बयानों को, लेकिन क्या आपकी पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं कर रही है? हिंदू योगी आदित्यनाथ को कितनी मिर्ची लग गई? तो फिर मुझे ये बताइए ना मनोज जी कि फिर आपके विषयों में पेट्रोल और डीजल ही रहता तो बेहतर था। जिन्ना को कहां से ढूंढ करके ले आए? उनको तो कोई याद भी नहीं करता भारत के इतिहास में। मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे कि हमने सिर्फ इतनी बात कही कि हम आपसे बड़े हिंदू हैं। क्या दर्द हो गया योगी आदित्यनाथ को? अरे मुद्दे का जवाब दीजिए ना। आपके लिए जिन्ना सर्वोपरि है? भारत देश में रह करके आपके लिए जिन्ना सर्वोपरि है क्या? चैनल पर जिम्मेदारी, यदि भारत देश में रहना है तो जिन्ना को महान कहना ऐसा तो नहीं चलेगा। और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है इस बात को। वो 21% जो मत है जिसका हमने शुरुआत में ही जिक्र किया यूपी में, शायद उसी को लेकर के टारगेट कर रहे हैं। ये बात अलग है कि वो इत्तेफाक नहीं रखते ओवैसी साहब से। देखना यह है कि ओवैसी साहब की जो विश्लेषण है वो ज्यादा सटीक बैठेगा चुनाव के नतीजों में या फिर इनका। मैं चंद्रमोहन जी का जिक्र कर लेती हूँ एक बार। कांग्रेस पार्टी से हैं और कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं रही। उनके भी नेताओं ने एक के बाद एक नो बॉल, वाइड बॉल सब कुछ डाली जिसके ऊपर बीजेपी को जाहिर तौर पर छक्का ही लगाना था और मैच विनिंग कंडीशन में आप पहुंचाने का काम कर रहे हैं उनको। चंद्रमोहन जी,
राहुल गांधी से लेकर के सलमान खुर्शीद, राशिद दलवी, आखिर इस तरह की टिप्पणियां, इतनी बड़ी गलती, बाद में जस्टिफिकेशन देते रहें, लेकिन जो डैमेज होना होता है वो तो हो ही जाता है। प्रीति जी, बहुत बढ़िया आपने टॉपिक रखा और इसके विस्तार में बात होनी चाहिए आज। ये डैमेज नहीं है, ये डर की राजनीति। अगर भाजपा और संघ चाहे कि डर की राजनीति विपक्ष करेगा तो डर की राजनीति विपक्ष नहीं करेगा। आज लड़ाई विचारधारा की है। विचारधारा, एक विचारधारा वो है जो राम जी के द्वारा शबरी को बेर खाने पर राम जी को पूजते हैं, और जब शबरी मंदिर जाती है तो उसका विरोध करते हैं क्योंकि वो नीच जाति की है, निम्न जाति की है। उस विचारधारा की लड़ाई। विचारधारा उसकी है कि सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सबका साथ सबका विकास। किसका? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस देश के हिंदुस्तानी का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसकी? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की। फिर धर्म और मजहब की राजनीति करते समय और किसी भी नाम लेते समय डर की राजनीति कौन पैदा करना चाहता है? भाजपा। क्योंकि बेसिक मुद्दों से कमजोर पार्टी, अच्छा, मुझे ये बताइए, जो मुद्दों से हारी हुई है। ये बताइए, सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में जब बोको हरम और आईसिस के साथ में हिंदुत्व की तुलना की, आप भी एक हिंदू समुदाय से ही आते हैं, आपको कुछ अजीब नहीं लगा? देखिए, बिल्कुल जो गलत है उसका विरोध होना तो चाहिए। मानिए ना, गलत है, हमारे नेता गलती कर रहे हैं और चुनाव से एन पहले इस तरह की गलतियां तो मेरा वक्तव्य मुहिम को डैमेज पहुंचाएंगे। मेरा वक्तव्य पूरा होने दीजिए। गलत को गलत कहा जाना चाहिए, बिल्कुल कहा जाना चाहिए, लेकिन अगर गलत बात को पकड़ के गलत कहा जाए वो गलत नहीं होती। उसकी मंशा क्या है? देखिए, कोई धर्म कोई मजहब का आदमी कट्टर नहीं होता, उसका हिंदुइज्म कट्टर होता है, सिख कट्टर नहीं होता, उसमें सिखिज्म कट्टर होता है। मुसलमान एक होता है, वो कट्टर नहीं होता, उसके अंदर मुस्लिम कट्टर होता है। अगर कोई दार्शनिक या कोई एक अपनी विचार रखता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने उस विचारधारा के अंदर देशद्रोही का तमगा हासिल कर दिया कि वो देशद्रोही है। विचारधारा रखने का सबका अधिकार है। उस विचारधारा के अंदर ही हिंदुस्तान ने जब आजादी ली और आज तक के 70 साल के पीरियड और इन 7 साल के पीरियड के अंदर जब हिंदुस्तान आया है तो 135 करोड़ जनमानस में अगर भाजपा नंबर 1 बढ़ती है तो उसके अंदर कुछ लोग उसको ना मानने वाले भी हैं। अगर वो ना मानने वाले हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राष्ट्रद्रोही हैं या देशद्रोही हैं, जैसा इनके नेता प्रवक्ता बोलते हैं। अच्छा, चलिए छोड़िए, राहुल गांधी का वो स्टेटमेंट तो आपको ध्यान होगा, उन्होंने कहा उपनिषद मैंने पढ़ा है। कौन सी उपनिषद में ये लिखा गया है कि भगवान शिव पूरे संसार को निगल गए थे? देखिए, बिल्कुल आप उस बात को तो मैं नहीं कहता हूं। नहीं तो जवाब तो सबका देना पड़ेगा ना। राहुल गांधी के लिए भी तो आपको एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ेगा कि हिंदुत्व के नाम पर इस तरह की बातें, इस तरह की टिप्पणियां करना, आप तो खुद ही अपने लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं, सेल्फ डैमेज कर देते हैं, सेल्फ गोल कर देते हैं। किसी दूसरे की तो जरूरत ही नहीं है नुकसान पहुंचाने की, हराने के लिए आप लोगों को। प्रीति जी, पूरा वक्तव्य और पूरी चीज को अगर देखा जाएगा तो वो उस सारांश पे नहीं आएगा जिस सारांश में हम बात कर रहे हैं। अभी एक मध्य प्रदेश के इनके नेता है, उन्होंने क्या बोला? ब्राह्मण और बनिया हमारी जेब में है। क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या एक भाजपा का नेता जो बड़ी पार्टी का है, क्या वो इस देश के बुद्धिवक्ता ब्राह्मण को अपनी जेब में रखता है? जो आर्थिक स्ट्रेटेजी को बनाता है बनिया उसको जेब में रखता है? उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। उसका वक्तव्य मंशा क्या थी? लेकिन अगर राहुल गांधी जी कुछ कहे उस पर चर्चा होनी जरूर है, क्योंकि एक कमजोर विद्यार्थी जो आज देश की सत्ता पे काबिज है उसको अपने प्रश्नों से उत्तर सत्ता हासिल नहीं करी, उसको दूसरे की कमजोरी से सत्ता हासिल करी है। करना चाह रही हूँ, लेकिन चंद्रमोहन जी मुझे ये बता दीजिए कि राहुल गांधी के नाम को लेकर के पहले ही जिस तरह की संज्ञाएं उनको लेकर के दी जाती रही हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे ये बता दीजिए, जब ये स्लिप ऑफ टंग इस तरह की चीजों पर होते हैं तो मजाक तो बनना बाकी है ना। अपने आप ही आप मौका दे देते हैं अपनी विपक्षी पार्टियों को मजाक उड़ाने के लिए। किसी और की जरूरत कहाँ है आप लोगों को डैमेज करने की? नहीं है। राहुल गांधी जी का वक्तव्य बिल्कुल निडरता के साथ है। जो व्यक्ति आरएसएस और भाजपा से डरता है वो डरे। कांग्रेस का मैन, कांग्रेस का व्यक्ति आरएसएस और भाजपा की विचारधारा से नहीं डरेगा। हम बिल्कुल उस बात का डट के मुकाबला करेंगे, क्योंकि विचारधारा क्या है? विचारधारा किसको लेके जाना चाहती है? ये आरएसएस भी बताए, ये भाजपा भी बताए और भाजपा के नेता भी बताए। विपक्ष खुद बैठे बिठाए बीजेपी को मौका दे देता है। वो बीजेपी जो ऑलरेडी अपनी पॉलिसीज की वजह से घिरी हुई थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि चुनाव में जनता के बीच जाए कैसे। फिर वही मुद्दे जो वोट पर जब जनता जाती है तो ज्यादा हावी हो जाते हैं, उन मुद्दों को तो ये खुद बैठे बिठाए दे देते हैं। आपको लगता है कि इनका असर आने वाले चुनाव में, और जनता जब अपना वोट कास्ट करने जाएगी तो उसकी मनोदशा पर असर डालेंगे? देखिए, होता क्या है कि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स सबको सूट करता है, चाहे वो बीजेपी हो या विपक्ष हो। और विपक्ष को लगा कि अगर बीजेपी पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स कर करके आज सत्ता में है तो हम उसी तरह से उनको हैमर करें
या उनकी काट ढूंढें कि हमारे पक्ष में भी चीजें गोलबंद हो। आपने सवाल शुरू में किया, बहुत अच्छा सवाल किया कि क्या मुद्दे गौण हो गए। अगर रोजगार का सवाल है, अगर महंगाई का सवाल है, अगर भ्रष्टाचार का सवाल है, अपराध का सवाल है, ये सारे सवाल गौण हो गए। विपक्ष के सामने तो एक बड़ा अच्छा मौका था कि सत्ता को ये चुनौती देते इन सवालों के माध्यम से जी। लेकिन जिस तरह से राशिद अल्वी जी, जिस तरह से सलमान खुर्शीद, राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी, फिर वही जिन्ना, हिंदुइज्म, ये वो लेकर के जब ये आ गए तो होता क्या है कि डिस्कोर्स तो आपने बदल दिया, नैरेटिव को आप दूसरे दिशा में ले जाना चाह रहे हैं और स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी को यह शूट करेगा। अगर उनको आप उन सवालों पर घेरते कि आप इतने दिनों तक सत्ता में हैं, आपने रोजगार कितने नौजवानों को दिया, तो नौजवान आपके तरफ आकर्षित होते। आप भ्रष्टाचार की बात करते तो आम जनता आपके साथ जुड़ती। आप जो हैं वो महंगाई का सवाल उठते, गृहिणियां आपके साथ जुड़ती। लेकिन ये जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स में जो ये लोग उलझे, भाजपा को तो ये सूट करता है और भाजपा तो चाहेगी कि जिन्ना रहे केंद्र में, जिन्ना पर ही डिबेट हो कि जिन्ना नायक है या नायक नहीं है। हम लोगों को समझा पाएंगे कि जिन्ना कैसे नायक नहीं है और समाजवादी पार्टी कहेगी कि नहीं, जो हमने कहा बिल्कुल सही कहा। जिन्ना के लिए इतिहास को पढ़िए कि उनका की क्या भूमिका रही है इस राष्ट्र के निर्माण में। तो आप डिस्कोर्स को अगर उस दिशा में ले जा रहे हैं तो आप सही सवाल कर रही हैं कि आप उनको तो बैठे बिठाए एक ये दे रहे हैं, मुद्दा दे रही हैं और उसी के इर्द गिर्द जब घूमने लगेगी चीजें तो मूल मुद्दे गौण हो जाएंगे। और वहां पर जनता जो है वो जनता बहुत मैच्योरिटी के साथ निर्णय लेती है कि हमारे मुद्दे इनके मुद्दे नहीं रह गए। इनको जो शूट करता है उस मुद्दे को ये चुनाव में लाते हैं, उस मुद्दे को डिस्कोर्स में लाते हैं और फिर पोलराइजेशन में तो आपको फायदा ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। संजय जी, जिस तरीके की बातें आप रख रहे हैं, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी इसी को लेकर के मंथन करना चाहिए। अविनाश जी का मैं रुख कर रही हूँ, बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका मैं रुख नहीं कर पा रही थी। अविनाश जी, यहाँ पर जिस तरीके से सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना पक्ष रखा, हालांकि ये विषय हमेशा से ही पॉलिटिकल पार्टीज का फेवरेट विषय रहा है, बावजूद इसके चुनाव से पहले बहुत से विषय थे जिसे अगर जनता के बीच लेकर के जाते तो ज़्यादा बेहतर तरीके से जनता भी समझ पाती कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन जब हिंदू मुस्लिम या फिर ये तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो जाती है तो असल मुद्दे कहीं चले जाते हैं और एक बार फिर से वही चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं, खास करके अगर यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो। ऐसा क्यों है और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में भी यही मुद्दे हावी रहेंगे और अगर ऐसा होता है तो फिर नतीजा किस तरफ होगा? प्रीति जी, आपको नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं एकादशी व्रत की, और सबको बारी बारी से जवाब दूंगा, जल्दी में दूंगा क्योंकि आप मेरे पास आखिरी मांगे से थोड़ा वक्त दे दीजिएगा जी। सबसे पहले तो मैं संजय जी के बात का खंडन करूंगा, बहुत वरिष्ठ है और जो भी बात उन्होंने कही बहुत अच्छी बात कही, बट उनके बात को खंडन करते हुए ये कहूंगा ये राजनीति जो है ये पोलराइजेशन की राजनीति नहीं है, ये राजनीति है अपीजमेंट वर्सेस नेशन बिल्डिंग। नंबर 1, ये राजनीति हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं है, ये देश के सुरक्षा की राजनीति है। नंबर 2 और नंबर 3, संजय जी की बातचीत से मुझे ऐसा लगा कि देश में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको ऑपोजिशन डील नहीं कर रहा है। संजय जी और आपके सारे श्रोताओं को बोलूंगा, देश का आज के डेट में 2 ही मुद्दा है, क्या देश अपने आप को सुरक्षित रखेगा या नहीं रखेगा, या रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, नंबर 1। और नंबर 2, क्या हिंदुस्तान बहुत जल्दी में विश्व गुरु बनेगा या नहीं बनेगा। अब इसका रास्ता क्या है? इसका 2 रास्ता है, एक जो ऑपोजिशन सुझा रहे हैं और दूसरा जो भाजपा काम कर रही है। जो ऑपोजिशन सुझा रहे हैं उसमें जिन्ना की बात कर रहे हैं, क्यों? बिल्कुल करना चाहिए, वो अपने पूर्वज को जिन्ना में ढूंढ रहे हैं, वो देशभक्ति जिन्ना की देख रहे हैं, उनको सावरकर की देशभक्ति नहीं दिखती है। इसमें हिंदू मुस्लिम मत देखिए संजय जी, ये देश बचना है या नहीं बचना है ये इसकी लड़ाई है। नंबर 3, सलमान खुर्शीद कौन है? एक पढ़े लिखे मुसलमान वकील, आप समझिए, और वो क्या लिखते हैं हिंदू के बारे में, ये देश पे खतरा। नंबर 2, आपने 2 प्रवक्ता को सुना, संजय ये यादव जी, क्या मनोज यादव जी एसपी और कांग्रेस, इन्होंने कौन से शब्द का इस्तेमाल किया? हम डरते नहीं है, हम डरते नहीं है। आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? कौन सी विचारधारा के खिलाफ आप लड़ रहे हैं? क्यों अपीजमेंट कर रहे हैं? 70 साल से आप क्या कर रहे थे? आज
आज जब देश कोरोना से जूझता हुआ यहां तक पहुंचा है तो ये 4 सवाल पूछे। बिल्कुल सही है, पेट्रोल का दाम महंगा है, और पर इस देश के 70 साल के जर्नी में कब महंगाई नहीं थी, कब बेरोजगारी नहीं थी, शायद दर अभी ज्यादा हो सकता है, सरकार उसके पीछे लगी है, गरीब की योजनाएं चल रही हैं, इनको कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर के देश विरोधी गतिविधि को 2 भाग में तोड़ना चाहते हैं। जो लोग देश के खिलाफ है उनको ये मुसलमान बोलते हैं, क्योंकि ये देश मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मनोज जी, क्योंकि ये देशद्रोही नहीं बोल सकते हैं। मनोज जी, मुझे राजनीतिक विश्लेषक की बात सुन के बड़ा अच्छा लगा और उनको धन्यवाद दूंगा, अच्छी बातें कही उन्होंने। लेकिन सावरकर का नाम लेके उन्होंने और एक अच्छी बात याद दिला दी जी कि अंग्रेजों की चाटुकारिता, माफी भरे दसियों खत और जिन्ना और का उनकी पार्टीशन, 7 रुपए की जिन्ना का पेंशन, पार्टीशन अखिलेश सब यादव याद ने है जनता को तो और देश के लोगों को। लेकिन एक बात कहूंगा, लेकिन अगर जो महंगाई सूट करता है मुद्दा मनोज नहीं जी, है, हम भी तो वही विषय प्रियंका चुन जी, रहे हैं ना। जिन्ना का प्रियंका पार्टीशन, जी, अगर मनोज जी, महंगाई मुद्दा अगर नहीं आपको है, सावरकर से इत्तेफाक नहीं है तो जिन्ना भी तो आपको सूट करता है, इसलिए आप बिल्कुल जिन्ना को लेकर के आते हैं। नहीं, इससे तो इनकार नहीं करेंगे ना। आजादी के बाद के जिन्ना को हमें बिल्कुल नहीं याद है तो आप जिन्ना का इनको हमें पार्टीशन नहीं याद चाहिए। कीजिए। नहीं, इनको लेकिन झुंझलाहट इतिहास के इसलिए भी इतिहास है, को हम कहेंगे। इनको झुंझलाहट डरते इसलिए नहीं भी हैं है कि बीजेपी देश का से। एक मुसलमान आ गया है अपना बीजेपी क्लेम का करने के लिए, नाम और वैसे आ गए उत्तर प्रदेश में। पता नहीं क्या टीवी डिबेट में बीच में बोला करो अपने टाइम पे बोलो। मैं अविनाश सिंह जी से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर महंगाई मुद्दा नहीं है तो नरेंद्र मोदी जो इस देश के महान लीडर हुए, उन्होंने ये क्यों कहा? मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने दोनों मेहमानों से, थोड़ा सा समय रह गया, अगर एक एक करके बातें रखेंगे तो बेहतर तरीके से चर्चा हो पाएगी। जी मनोज जी, उस वक्त क्यों मोदी जी ने इस बात को कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार? क्या आपने अविनाश सिंह जी ने पढ़ा नहीं था क्या? आपने आंखों से देखा नहीं था क्या? लेकिन मनोज जी, हम महंगाई की बात कर रहे हैं, हम फिर मैं वही तो पूछना चाह रही थी कि समाजवादी पार्टी को महंगाई नहीं दिखता है, जिन्ना दिखता है, क्योंकि यूपी में जिन्ना के हिसाब से, आपके हिसाब से जो वोट है वो 21% है, तो जिन्ना के हिसाब के स्टेटमेंट आपके नेता दे देते हैं। चंद्रमोहन जी का मैं रुख कर रही हूँ, चंद्रमोहन जी का मैं रुख कर रही हूँ। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी मेरे दोनों मेहमानों को ऑडियो थोड़ा कम कर दे। चंद्रमोहन जी, प्रीति जी, आज का जो डिबेट आपकी, जो हमारे बीच में जितने भी विद्वान बैठे हैं, बहुत अच्छी बात करी, और मैं अविनाश जी के साथ मेरी बड़ी डिबेट हुई। अविनाश जी, जो आज आपने बातें करी वो बहुत अच्छी और लाजवाब बातें करी, लेकिन बात यह है ना कि कहां पर प्रॉब्लम क्या आती है कि एक बुत बना लीजिए अपना और घर में रख लीजिए, उस पर आंखों पे पट्टी बांध लीजिए और घर जाइए, और जब आपसे बच्चा पूछे ये क्या है तो कहिए हमने आंखों पे पट्टी बांध लिया है, कानों से सुनना बंद कर दिया है, जो हम बोलते हैं वो अंधभक्तों के बोलते हैं। बेसिक आपने जो शब्द बोले स्टार्टिंग पर, वो शब्द ये थे कि डर किस बात का, और इंसान के अंदर जो ये चीज आ रहा है, ये 70 साल से 60 साल में कैसे आ गया? उसके लिए हम बोलते हैं कि हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान का हर वासी हिंदुस्तानी है, ना वो हिंदू है, ना वो मुसलमान, ना वो सिख, ना ईसाई, सबसे पहले वतन बचता है वो, और उसमें भाजपा के नेता चलिए एक चीज का जवाब दे दीजिए। चंद्रमोहन जी, एक चीज का जवाब दे दीजिए। आपके नेता पहले कुछ कह जाते हैं, उसके बाद में लीपापोती आप करते हैं आरएसएस को लेकर के, या फिर जिस तरीके से जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोगों की आप तुलना करते हैं आपके नेता। आखिर क्यों इस तरह की स्टेटमेंट्स आपकी पार्टी के नेता कर जाते हैं, बाद में डैमेज कंट्रोल के लिए आप लोगों को आना पड़ता है? देखिए प्रीति जी, बिल्कुल डैमेज कंट्रोल नहीं है। हाँ। मैं पहले और पुराने वक्तव्यों को क्या साथ जोड़ के बाद में बोलता हूं, हिंदुस्तान के अंदर एक धर्म एक मजहब का कट्टरिज्म बर्दाश्त नहीं होगा, उसका विरोध सब करेंगे और विरोध होना चाहिए। हिंदुस्तान सबका है, इसके अंदर सब वासी रहते हैं। ये विचारधारा कांग्रेस की है, ये विचारधारा राहुल गांधी की है, ये विचारधारा नेहरू की है, ये सरदार पटेल की है, ये भगत सिंह की है। जब आजादी के लिए लड़े थे तो भगत सिंह सरदार नहीं थे। आज जो विचारधारा है वो आरएसएस की विचारधारा टिप्पणी करेगा तो किसी को कैसे बर्दाश्त होगा? मुझे आप ये बता दीजिए कि कौन से उपनिषद में लिखा है कि भगवान शंकर ने संसार को निगल लिया था? इस तरह की टिप्पणियां भी तो नहीं होनी चाहिए ना। अगर कुछ भी बोल देंगे तो थोड़े बर्दाश्त किया जाएगा। देखिए, आज डर जिस बात को कहा जा रहा है उसका विषय क्या है, उसका डर किस बात का है कि अगर एक व्यक्ति हिंदुस्तानी हो के एक मजहब के बंदे के साथ खड़ा है और उसके मजहब का आदमी कोई बात बोलता है तो वो उससे डरता है। ये डर कैसे पैदा हुआ? ये 7 साल में पैदा हुआ। कौन सी विचारधारा लेके आई? ये आरएसएस और भाजपा की वो विचारधारा लेके आई जो संघ प्रचारक के द्वारा चलाई जा रही है,
जो देश के अंदर एक नीति विरोधी है। अगर विचारधारा है तो बताइए आप, राष्ट्रवाद की विचारधारा क्या होती है? राष्ट्रवाद की विचारधारा है तीन तिरंगा और मेरा देश, उसके अंदर फौज के अंदर अगर कोई व्यक्ति काम करता है, वहां सलीम भी है, अमर भी है, यूसुफ भी है, अमरजीत भी है, तो क्या वहां पर भी ये चीज फैलाएंगे? अगर एक विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता है तो वहां जो रेशो बनती है हर धर्म का मजहब पढ़ता है, तो क्या उसे भी वहां पर डंडे के साथ फैलाएंगे? विचारधारा क्या है? आज देश आपसे पूछेगा, देश का भाग्य है इन विरोधियों से गलतियां हो रही हैं। आपकी बात सुन रही है, कल लोग आपको नकारेंगे। मैं बड़े शांत शब्दों में कहना चाहूंगा, इस देश का भाग्य है कि इनके असली नियतें बाहर आ रही हैं। मोदी जी ने जब सबका साथ सबका विकास बोला था, कोई एक भाजपा का कार्यकर्ता गिना दीजिए या बता दीजिए, बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए, सबका साथ नहीं, सारे देशवासियों का, सारे देशवासियों का, सारे देशवासियों का। हमने कभी भी हिंदू मुसलमान में भेद नहीं किया, लेकिन राशिद आलवी जी, एक मानव का विकास, सबका साथ, एक धर्म एक मजहब का बावजूद इसके अगर सबका साथ सबका विकास की बात अगर कांग्रेस पार्टी भी करती है, तो फिर आखिर क्यों एक विशेष समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की टिप्पणी की जाती है, जिससे दूसरे समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है? ब्राह्मण मेरी जेब में है, बनिया मेरी जेब के अंदर है। चलिए संजय जी का मैं रुक कर रही हूँ, समय का थोड़ा अभाव है। संजय जी, अभी चर्चा हम जिस तरफ लेकर के जा रहे हैं, संजय जी जिस तरफ ये चर्चा बढ़ रही है, हालांकि समय का मेरे पास अभाव है, बहुत ज्यादा देर तक हम इस पे चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से अपनी सोच को लेकर के अभी भी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ डिफेंस करती दिखाई दे रही है, आपको क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में दरअसल जनता से जुड़े हुए मुद्दे चर्चा में भी आएंगे या हम यही करते रह जाएंगे? अनुमति दें तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा। उनका संपर्क टूट गया। संजय जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए, ये देश का एक लाइन मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से कि आप तमाम मुद्दे बनाते हो, जब आपका एक संगठन का साथी भगवान राम के पिता पे क्या सवाल उठाता है, भगवान राम की वल्दियत को किस तरीके से वो बेबाकी से कहा जाता है। जिन्ना पे बात कीजिए, टॉपिक जिन्ना है आज का। क्या इस तरह की राजनीति बीजेपी करना चाहती है? राम मनोज जी, टॉपिक जिन्ना है। 4-5 दशक से राजनीति करने वाले राजनीतिक दल उसको उठा के अब तक बाहर नहीं कर पाए। ये जिन्ना है आज का। कोई काम किया नहीं है जो कि दिखा सके, तो जिन्ना को उठा के लेके आए हैं। ये सब बातें आप लोगों से मुंह से ना अच्छी नहीं लगती। 70 साल का विकास बेच दिया, काम किया नहीं। कल भी भाजपा 2 थी, आज भी 2 है। कल भी आंकड़े में 2 थी, आज भी 2 है, और हम 2 हमारे 2 हैं। आप जो है हमारे देवों को गाली देते रहे, हमारे आराध्यों को गाली देते रहे। न मालूम क्यों इस देश में अक्सर जब चुनाव का माहौल आता है तो आम आदमी से जुड़े हुए विषय तो कहीं अलग हो जाते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज पथ भ्रमित होकर के किसी समुदाय से जुड़े हुए विषयों को लेकर के आती हैं और इस तरह की टिप्पणियां अक्सर हमें सुनने को मिलती हैं जो विवाद भी खड़ा करती हैं और विवादित होकर के जो पब्लिसिटी मिलती है उसके माइलेज हासिल करने की कोशिश ये पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। देखना यही है कि आने वाले चुनाव में भी क्या यही माइलेज हासिल करने की कोशिश होगी, खास करके अगर बात यूपी की जाए। आप तमाम मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, प्रदीप जी और चंद्रमोहन जी आप स्टूडियो है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज यादव जी, संजय कुमार जी और अविनाश सिंह जी, चर्चा में अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस देने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए चलते रहिए समय के साथ सहारा।